हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। हाथों साथ ना बैठिए, हमेशा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जब जब मन आपको घबराएगा तब तक याद रखिएगा आप सिंह हैं। सिंह जहाँ बैठता है वहीं सिंहासन होता है। मतलब सिंह बनो, सिंहासन की चिंता क्यों करते हो? तुम जहाँ बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा। चलिए, आज क्लास 9 की फ्रांसीसी क्रांति जो चल रही थी, हिस्ट्री की बुक की पार्ट 2 लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, देखते क्या है। पहली क्वेश्चन है कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में कितनी थी? तो सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। अब जनसंख्या तो बढ़ रहा था, तो फ्रांसीसी क्रांति का टाइम एक क्वेश्चन क्यों आया? तो फ्रांसीसी क्रांति के टाइम मतलब 1789 में यह जनसंख्या बढ़ के 2.8 करोड़ हो गया था। अब हुआ क्या? दो क्वेश्चन बना फिलहाल कि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.3 करोड़ था, और 1789 में कितना हो गया? 2.8 करोड़ हो गया। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान या उससे पहले 2.8 करोड़ था। अब उस समय क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ेगा तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेगी, उनकी मांग भी बढ़ेगी। मतलब मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, घर, मकान, रोजगार, सबकी आवश्यकता पड़ा, तो वो पूर्ति नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वे लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्रांति की ओर प्रस्तुत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं जीविका संकट। मतलब वह स्थिति जब जो मूलभूत आवश्यकता होता है किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, खाना सब, भोजन सब, तो अगर वह नहीं मिल पाता है तो वह जीविका संकट में ग्रस्त है, उसको झेल रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं। जॉन लॉक, जॉब और रूसो कौन थे? तो ये सभी दार्शनिक थे। ये सभी दार्शनिक थे, अपने अपने विचार देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में किसने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया? पहले ये पुस्तक के लेखक या जो ये लेख है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे जॉन लॉक। इसी से 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि द ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? जॉन लॉक है। इन्होंने देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। तो किसने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया? जॉन लॉक ने किया। ये 2-3 प्रश्न बना था, इसी में मैंने समाहित करने का प्रयास किया। अगला है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में किसने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी? तो पहले देखते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचनाकार कौन थे? इनका आंसर है, यहां लिख देते हैं, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सरकार का गठन हो, लेकिन सरकार के अंदर क्या क्या होनी चाहिए? विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए और न्यायपालिका होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए। और उसका फिर बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए। विधायिका को अलग, कार्यपालिका का कार्य अलग होना चाहिए, न्यायपालिका का कार्य अलग होना चाहिए। ऐसी बातें किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो स्टेट्स जनरल की बैठक कौन बुलाता था? तो फ्रांस का जो राजा होता था वह बुलाता था। तो अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 1614 में हुआ था। तो बैठक देश की कुछ मुद्दे पर होता था, जैसे कर बढ़ाना, कोई बाहरी आक्रमण कर देता था, तो ऐसी स्थिति के लिए बुलाया जाता था। अंतिम बैठक 1614 में हुआ था।
बुलाने का निर्णय राजा करता था। इसमें कौन कौन से वर्ग आते थे? 3 स्टेट्स था फ्रांस में, 3 वर्ग में समाज बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरे स्टेट, ये 3 स्टेट्स को आना पड़ता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चल हम लोग, लुई 16 जब राजा बना तो उसका खजाना तो खाली था। अब खजाना खाली तो खजाना व्यवस्था करने के लिए या अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए, अपने खर्च को पूरा करने के लिए वह नया कर लाना चाह रहा था। तो नए करों को लाने के लिए या उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाया था। तो कब बुलाया था? 5 मई 1789 को बुलाया था। बुलाने का काम तो यही करता है, लेकिन तीनों स्टेट से लोग आते हैं। जैसे इसमें आए थे, प्रथम स्टेट से 300 प्रतिनिधि आया था, दूसरा से फिर 300 और तीसरा से आया था 600 प्रतिनिधि आए थे। महिलाएं मुख्यतः नहीं आते हैं, और महिलाओं को नहीं बुलाया जाता था। चलिए अगला चलते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो। चलिए एक आंसर हो गया, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक थे। अब रूसो से प्रश्न बनाते हैं। रूसो कौन थे? तो दार्शनिक थे। ये हम लोगों ने देखा कि रूसो दार्शनिक थे। अब प्रश्न है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? तो इसका एक और आंसर आया, फ्रांस के दार्शनिक। किसने संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते हुए अपने आप को, उन लोगों ने पूरे फ्रांस के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व या प्रवक्ता मानते हुए 20 जून को अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। ये तीसरे स्टेट वाले जो थे ना, तीसरे स्टेट्स वाले जो थे, ये अपने आप को जब राजा के पास जब कर बढ़ाने के लिए उन लोग को बुलाया गया तो इन लोग गया, इन लोग अपना बात रखा तो राजा नहीं माना। तो प्रथम में तो पादरी कुलीन था, पादरी लोग थे, वो लोग सभी क्या किए? राजा के साथ दे दिए, क्योंकि उनको पता था कि जो कर लगता था सब तीसरे स्टेट्स पर लगता था, प्रथम और दूसरे ऊपर नहीं लगता था। तो इनकी बात नहीं मानी गई, ये नाराज हो गए और फिर वहां से निकल करके नेशनल असेंबली का गठन करते। इन लोगों का जो तीसरे स्टेट थे उनका मुख्यतः नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मिराबियो और आबे थे। तो ये नेतृत्वकर्ता थे तीसरे स्टेट्स के। यहाँ एक आंसर आ गया, नेतृत्वकर्ता थे। लेकिन इसमें और प्रश्न छुपा हुआ है कि मिराबियो कौन था और आबे कौन था। मिराबियो का जन्म कहाँ, किस परिवार में होता? ये मिराबियो जो था कुलीन था और आबे कौन था? पादरी थे। ये देखिए, प्रथम और द्वितीय स्टेट के खुद लोग थे, लेकिन ये तीसरे स्टेट्स के लोगों के साथ दे रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि समाज जो सामंतवाद व्यवस्था थी वह गलत थी। इसके खिलाफ इन लोगों ने तीसरे स्टेट के लोगों को साथ दिया। उनका नेतृत्वकर्ता के रूप में इन लोगों ने भाषण दिया, उनकी हौसला अफजाई की। फिर आगे जो प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के, वो अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।